कैस साहब का कहना ये है कि मेरे पास प्रपोजल आया बार के एडवोकेट्स का कि बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए। तो मैंने जो है उस प्रपोजल को एडमिनिस्ट्रेटिव जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव जज होता है, तो वो जज ग्वालियर के जज होंगे मेरे ख्याल से, तो उनको वो फाइल सौंप दी। उन्होंने फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख दिया। डीएम ने कहा कि भैया पैसा कहाँ से आएंगे, पैसा खर्चा, तो इन्होंने एडवोकेट्स को बुलाया जिन्होंने डिमांड रखी थी मूर्ति लगाने की थी। तो एडवोकेट से इन्होंने कहा भाई आपका प्रपोजल है तो आप ही पैसा दीजिए। मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। हाई कोर्ट के पास क्या पैसा नहीं है मूर्ति लगाने के लिए? सुप्रीम कोर्ट में जो मूर्ति लगी हुई है वो मूर्ति सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियल कैपेसिटी में लगाई है, प्राइवेट एडवोकेट ने नहीं लगाई पैसा लेकर के। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 30,000 में इतना पैसा जजों की सरकारी उसमें आता है बिल्डिंग कमेटी में बनाने में, वो पैसा लैप्स होकर वापस चला जाता है। ये दिल्ली के बता रहा हूँ मैं आपको, आपसे नहीं बता रहा हूँ, मैं 2005 से बता रहा हूँ। और इतना मूर्ति लगाने में कितना पैसा लगेगा? और वो पैसा मेरे अपने समझ के अकॉर्डिंगली कि कैस साहब के लिए चाहिए था कि प्रपोजल भली उनका आया हो, उस प्रपोजल को अपने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में या फुल कोर्ट में प्रस्ताव पास करा करके और खुद हाई कोर्ट को मूर्ति लगाने की आवश्यकता थी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। वकीलों से पैसे मांगने की जरूरत नहीं थी। सरकारी आयोजन है, सरकार हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, हाई कोर्ट की लैंड है, मतलब जिस लैंड पर जो है प्राइवेट लोग जो है एडवोकेट अपने पैसे से मूर्ति को लगाएंगे, मेरी समझ बात नहीं आई, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। दूसरी बात एक और भी है कि वहाँ पर उस इंटरव्यू से मुझे ये भी पता चल रहा है कि उनसे जब कहा गया कि ये तो जो बिल्डिंग मेंटेनेंस कमेटी है उस कमेटी से ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ, तो इन्होंने बाद में मीटिंग बुलाई है, पहले मीटिंग नहीं बुलाई, बाद में फिर कह रहे हैं कि 7 जजों की कमेटी थी, साथ में एक मैं भी शामिल था, 2 जज तो इसके सहमत थे कि, और 5 जजों ने कहा अभी इसको टाल दीजिए, विवाद चल रहा है। तो फिर वो टल गया, मसला टल गया। तो इसका मतलब है उस 7 जजों की कमेटी ने कोई प्रस्ताव पास नहीं किया इस फेवर में कि जो है मूर्ति लगाई जानी चाहिए या नहीं लगाई जानी चाहिए। फिर बाद में कैस साहब कहते हैं कि भाई हमें जो है, फिर मेरे पास फाइल रखी हुई थी, मैंने कुछ करना था, मैंने उसमें लिख दिया, मैं ऑर्डर कर दिया। मैंने गवर्नर को भी गवर्नर से टेलीफोन से बात करी, उन्होंने कहा कि भाई अपना वैसे आप रिटर्न में करिए, रिटर्न में कर दिया। उन्होंने 17 मई का टाइम भी दे दिया, लेकिन बाद में वो किसी तरीके से नहीं आ पाए। तो ये उन्होंने बताने की कोशिश। तो मेरे हिसाब से जो हाई कोर्ट के पास बहुत पैसा है और सरकार अगर अपने तरीके से लगाती तो मूर्ति कौन सी लगे, किस टाइप की लगे, क्या अब सुप्रीम कोर्ट की मूर्ति कितनी बेहतरीन लगी हुई है, अब देखा होगा। अब एडवोकेट बेचारे कैसे लगाएंगे, उनके अपनी सरकारी आयोजन वो ठीक, तो कैसा वो तब लेकर के आए जब इन्होंने कह दिया कि पैसा आप खर्च करिए। तो पैसा हाई कोर्ट के पास, अरे हमसे कहते हैं मूर्ति लगवा देते, क्या दिक्कत क्या थी? पैसे की दिक्कत कहाँ है? बाबा साहब की मूर्ति के लिए पैसे की दिक्कत हाई कोर्ट के पास भी रहेगा। मैं तो ऐसे तो देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था, पहले शायद मैंने आप ही से कहा था कि उन्होंने कहा भी है कि मैं चाहता नहीं था, कैस साहब ने कहा है कि मैं चाहता नहीं था कि कोई झगड़ा हो, विवाद हो, तो सभी की सहमति से लगे, तो इसीलिए मैंने उसमें आगे फिर कुछ नहीं किया, मतलब वो आगे फिर वो रिटायर हो लिए। देखो, मैं एक बात जानना चाहता हूँ बस आपके चैनल के माध्यम से कैस साहब से, वो मेरे रिस्पेक्टिंग जज भी रहे हैं, वो मुझे लेकिन जानते नहीं हैं, मैं बताऊँ आपको, तो मैं किसी से मिलता नहीं था, है ना। मैं हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में जज रहा हूँ, लेकिन मैं किसी जज साहब से किसी से मिलने की मैं कभी नहीं मिलता था जब तक मुझे बुलाए नहीं, मेरा अलग कंसेप्ट था। तो मैं बस एक बात जानना चाहता हूँ कि अगर वकील विरोध करें किसी बात का, कुछ लोग, कुछ सेक्शंस, पूरे वकील नहीं कर रहे, बहुत से वकील तो उनके साथ थे, कुछ वकील चंद विरोध कर रहे हैं या ज़्यादा भी कर रहे हो, तो क्या अगर एडवोकेट विरोध कर रहे हैं तो हाई कोर्ट काम नहीं करेगी? अगर कल एडवोकेट इकट्ठे होकर के अगर किसी जज साहब कोर्ट में आ जाते हैं, हम जैसे कह रहे हैं वैसे ऑर्डर पास करो, तो क्या जज साहब को ऑर्डर पास करना पड़ेगा? अब मुझे को बताएं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कंसेप्ट है ना, आप मुझे को बताएं कि अगर हाई कोर्ट के कुछ वकील इकट्ठे होकर के आकर कहते हैं भाई आप ऑर्डर पास नहीं करेंगे तो हम बाद आपका विरोध करेंगे, हम धरने बैठ जाएंगे, क्या ये परमिसेबल है लॉ लीगली? तो ऐसे अगर ऐसी कोर्ट चलेगी तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का क्या होगा? फेयर जजमेंट कैसे आएंगे? दबाव में आने किसी की आवश्यकता नहीं है, दबाव में आने की जरूरत भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अगर वो विरोध कर रहे थे तो इनको मूर्ति लगना कोई गलत काम नहीं था, सरकार और लीगली काम चल रहा था, और अगर नहीं चल रहा था लीगली तो उसको प्रस्ताव पास करा कर चलाने में दिक्कत नहीं, सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है, पार्लियामेंट में लग सकती है, तो यहाँ क्यों लग सकती है? मैं समझता हूँ कि इनको ज़रूरत थी कि थोड़ा स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा दिखाते, डरने की ज़रूरत नहीं थी। डर, जहाँ डर होता है कुछ काम नहीं हो पाता। नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इनिशिएट किया, चला आगे तक। मेरी समझ के अकॉर्डिंगली ऐसा है कि चीफ जस्टिस जो है ना, वहाँ हाई कोर्ट जो अब जो आए हुए हैं, अगर वो चाहेंगे तो लगेगी, नहीं लगेगी। संविधान निर्माता की अगर किसी को संज्ञा दी जा सकती है किसी भी तरीके से, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि संविधान में वैसे संविधान निर्माता का कोई पद वैसा दरवाज नहीं है। कोई संविधान सभा बनी, संविधान सभा बनने के बाद कमेटियां बनी,
बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, आपको पता है, और संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उसमें राष्ट्रपति भी थे, जवाहरलाल नेहरू, बाकी बहुत सारे मेंबर्स थे संविधान सभा के। तो संविधान में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है बनने में, सारी डिबेट्स में उनका जवाब देने में है। और अगर कोई अमेंडमेंट संविधान में मूव हो रहे हैं तो अमेंडमेंट पे किसकी ओपिनियन जो है वो फाइनल ओपिनियन मानी जाती थी। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि किसकी सबसे ज़्यादा भूमिका रही है संविधान के मेकिंग में। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि संविधान निर्माता के रूप में अगर किसी को जाना जा सकता है तो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के अलावा किसी को जाना ही नहीं जा सकता, बावजूद इसके कि ऐसा कोई पद संविधान में वैसे नहीं है। लेकिन लोगों की अपना लंबे समय से संविधान बनने के बाद से ही बाबा साहब को इस पद को के रूप में जाना गया कि बाबा साहब ही संविधान निर्माता। और लंबे समय से अब तो आप देख रहे हैं कि मोदी जी भी संविधान निर्माता बाबा साहब को मान के कई जगह उन्होंने स्पीच दी, उन्होंने देखी, और बाकी और लोग भी देते रहते हैं हमेशा। तो देखिए, संविधान निर्माता के रूप में समझने के लिए मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस किताब के पेज नंबर है ये 25, ये रोमन 25 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग। ये बायोग्राफिकल स्केच हेडिंग है, उस हेडिंग में टाइटल में पेज नंबर 24 है। ये उसमें ये लिखा हुआ है, विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिजी ओवर द डिटेल्ड कंसिडरेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन guided by the drafting committee, the main task of the constitutional advisor, as he had pointed out in his letter to the president, had virtually come to an end। मतलब वो किताब में लिख रहे हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिटेल डिस्कशन चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के संबंध में, जो ड्राफ्टिंग कमेटी की गाइडेंस में, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब थे, सबको पता है। फिर वो लिख रहे हैं कि उनका जो मेन काम जो था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर का, वो अब वर्चुअली खत्म हो चुका है। इस बात को BN राव ने अपने लेटर में प्रेसिडेंट जो राजेंद्र प्रसाद जी थे उनको लेटर में ये बात लिख के दी है। ये BN राव की जो किताब है, उस किताब में ही इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है, उसी में ये बात लिखी हुई है, पेज नंबर 24 रोमन। तो इससे पता चलता है कि BN राव की पहले तो भूमिका संविधान के शुरू से एंड तक नहीं थी, ड्राफ्ट बनाने में थी। ड्राफ्ट बनाने के बाद में सारा काम संविधान सभा ने किया हुआ है। और जिस वक्त ये काम चल रहा था 11 सेशंस में और लास्ट के 4 सेशंस में, तो उस वक्त तो BN राव ने अपना ये काम ही बंद कर दिया था, किसी तरीके का कोई एडवाइस देना। देखो, एडवाइस तो पहले ली जाती है जब संविधान सभा में डिबेट चल रही है, तो वहाँ संविधान सभा संप्रभु है। अब तो पार्लियामेंट में जाकर के बाहर के आदमी सलाह तो लेंगे, तो पार्लियामेंट में जो संविधान सभा संप्रभु है, संविधान सभा में जो मेंबर जो भी डिसाइड करेंगे उसके बेस पर प्रपोजल पास होगा, वो पार्ट बनेगा संविधान का। ऐसे हुआ है उसमें। तो संविधान सभा के 1.5 साल पहले, संविधान जो 26 नवंबर 1949 जब संविधान जब इनेक्ट और एडॉप्ट किया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, तो उससे करीब 1.25 साल पहले जो है इन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा कि मैंने कोई भी एडवाइस देना या मेरा काम वहाँ मेन जो काम खत्म हो चुका था। इस बात को BN राव ने खुद प्रेसिडेंट ऑफ संविधान सभा यानी कि राजेंद्र प्रसाद और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे, उनको राइटिंग में लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने ये बात स्वीकार करी है। तो देखो, संविधान सभा के निर्माता के रूप में किसी व्यक्ति को जाना जा सकता, तो डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा किसी को जाना ही नहीं जा सकता, इसमें कोई शक नहीं है। और ये सब अननेसेसरी विवाद बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इस वार को प्रत्यक्ष देखने से पहले इसके पस मंज़र को जानना होगा, इसके उस इतिहास को समझना होगा। और अफसोस कि इसको अगर अरब की दुनिया समझ लेती तो ये नतीजा नहीं होता। इसराइल का जब से वजूद है 1948 से, तो चूँकि ब्रिटिश ने इसराइल बनाया था, ब्रिटिश के अपने हित थे कि भाई उस मिडिल ईस्ट के अंदर एक ऐसा मुल्क भी हो जो हमारे इशारे पर काम करे। उसके लिए यहूदियों के ऊपर चूँकि ईसाइयों ने बहुत सारे जुल्म कर रखे थे, तो उसे खुश भी करना था, दोबारा उनको एक मुल्क भी गिफ्ट में देना था जिसकी तलाश में यहूदी भटक रहे थे। तो वो इसराइल एक सूटेबल लैंड था जिसको ब्रिटिश ने एक मुल्क के तौर पर तस्लीम किया 1948 में। धीरे धीरे इसराइल की ताकत बढ़ी। 2-3 जंगें जो इतिहास में बहुत मशहूर हैं, वो सारी जंगें हुई 80 के दशक से पहले। 70 के दशक के बाद पूरे गल्फ़ में इराक़ एक ऐसा मुल्क था जिसने अपनी फ़ौजी ताकत बढ़ानी शुरू की, और 77-78 आते आते
आलमी सतह पर यह बात सामने आई कि इराक़ भी जौहरी हथियार बना रहा, यानी एटमी हथियार बना रहा। बस ये बहाना था या हकीकत थी। 89 में इसराइल ने अचानक, जैसे ईरान पर अभी हमला हुआ, वैसे ही इराक़ पर अचानक 8 हवाई फाइटर जेट से हमला करता है और उसके सारे वो मामले को ठप कर देता, पूरा बगदाद वो तबाह कर देता। अब सवाल ये पैदा होता है, उसके बाद की जंगें आपको याद होगी, 91 वाली जंग, बहुराष्ट्रीय सेना हम लोग सुनते हैं, है कौन? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ये सब मिलकर एक बहुराष्ट्रीय सेना बनाई और 38 मुल्कों की सेना ने इराक़ पर हमला किया, ये कहकर कि इराक़ के पास एक केमिकल बम है और वो ऐसा केमिकल है कि वो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा। पूरा इराक़ तबाह हो गया, कहीं केमिकल मिला नहीं।